हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना आरआरबी पीओ इंटरव्यू का फुल एक्सपीरियंस कि किस तरीके से मेरा इंटरव्यू चला था, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और क्या क्या चीज़ें हुई थी, मतलब क्या क्या ब्लंडर मैंने वहाँ पर किए, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंटरव्यू के। ठीक है। और अपीयरेंस तो आपने मेरा देख ही लिया होगा थंबनेल पर कि मैंने क्या पहना था। मैंने ब्लेज़र पहना था। ठीक है, मतलब पूरा जो हमारा फुल सूट होता है वो मैंने पहना था, टाई भी पहनी थी और शर्ट भी पहनी थी वाइट, और चारकोल ग्रे कलर का मेरा ब्लेज़र था। ठीक है, और वेल ग्रूम्ड होकर के मैं एकदम गया था, एकदम क्लीन शेव करके एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे इंटरव्यू में जाया जाता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपनी जो आपका अपीयरेंस है ना उसको बेस्ट रखो, क्योंकि वहाँ पर अपीयरेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि मेरे को लगा कि ऐसा है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था बट मेरा अपीयरेंस काफ़ी अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इस वीडियो में करूंगा ही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हो गया है और मुझे आर्यवर्त बैंक अलॉट हुई है। ठीक है, और जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इंटरव्यू था वो लखनऊ में था, आर्यवर्त बैंक का जो एसटीसी है, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, वहीं पर मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरा पैनल 1 था। ठीक है, तो पैनल 1 मेरा इंटरव्यू था, तो सुबह लगभग 8:30 बजे की हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी, तो मैं उससे पहले पहुंच गया था वहाँ पर, और उससे पहले वहाँ पर पहुंच गया था तैयार वगैरह होकर के। तो वहाँ पर हमने जब एंट्री ली थी तो उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड चेक किया, उसके बाद हमें एंट्री दी। उसके बाद जाकर के हमें नीचे एक अंडरग्राउंड लेवल पे एक जगह थी, वहाँ पर जाकर के सभी लड़कों को बिठा दिया था और फीमेल सारी ऊपर एंट्री गेट के पास ही बैठी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा शायद इंटरव्यू जो हुआ था वो शायद फीमेल्स का पहले कराया गया। फीमेल वगैरह जो थी उनका पहले डीवी वगैरह एकदम सिंपल तरीके से करते, हमें वेट कराया गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके बाद हमें बुलाया गया ऊपर डीवी के लिए, तो डीवी हमारा हुआ वहाँ पर, बहुत नॉर्मल तरीके से डीवी हुआ वहाँ पर, कुछ इतना सीरियस नहीं था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये बात तो है ही। बाकी अगर आपका एक आध डॉक्यूमेंट इधर उधर है तो वो आपको बता रहे थे कि इस तरीके से आप इसको कर लेना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद वाला जो हमारा डीवी होता है वो काफ़ी सीरियस होता है, तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास होने चाहिए। बट अगर आपका इंटरव्यू वाला है तो ठीक ठाक आपके पास मतलब सब कुछ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर इधर उधर कोई चीज़ें हैं तो वो सब वहाँ पर दिक्कत नहीं देती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब डीवी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए ऊपर बुलाया। मेरा पैनल 1 था इंटरव्यू का। ठीक है, तो वही उसी के सामने एक रूम था, वहाँ पर सभी जो पैनल 1 के बच्चे थे उनको सबको बिठा दिया गया था, नंबर वारी सबका नंबर आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ठीक है, बट मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, जबकि मेरा पहला इंटरव्यू था। बट मुझे उतना, मैं बहुत खुश था वहाँ पर, मेरे आसपास के लोगों से भी मैं एकदम बढ़िया तरीके से बात कर रहा था, बहुत मतलब इतना ज़्यादा मैं डरा हुआ नहीं था। वहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनको मैंने समझाया भी, कुछ कोई बड़ी बात नहीं इस तरीके से, क्योंकि जबकि मेरा खुद का पहला इंटरव्यू था। बट मैंने उनको कोशिश करी कि उनको थोड़ा कूल डाउन कर दूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। ठीक है, तो आसपास के जो लोग थे वो जैसे ही लोग बाहर आ रहे थे इंटरव्यू दे करके, तो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के मेंबर्स हैं या क्या है, सब बता रहे थे अपना ठीक ठाक, मतलब जो भी है, मतलब लेकिन पता तो तभी चलता है ना जब अंदर जाकर के कि अंदर जाकर के क्या माहौल है। ठीक है, बाकी ऐसे तो कोई बाहर आता है, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ पहले के साथ अच्छा हुआ हो दूसरे के साथ भी अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। तो अवॉइड करना चाहिए वैसे हमको किसी से पूछना कि आपका इंटरव्यू कैसे, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि अंदर के लोग कैसे हैं, तो आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, बट ना पूछो तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैं बैठ गया था सबसे पहले। फिर हमें पैनल जो रूम होता है उसके बाहर चेयर लगी होती है, उस पर बिठाया जाता है जब हमारा नंबर आने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, वहाँ पर एक बेल होती है तो वो बजती है, और एक बल्ब भी होता है जो ऑपरेशन वाला बल्ब होता है ना, जैसे रेड कलर का, जब इंटरव्यू चलता है ना वो बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, तो जब तक इंटरव्यू चल रहा होता है तो बल्ब ऑन रहता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब एक कॉल आया, मतलब एक घंटी बजी, तो मैंने पूछा उनसे मैं आई कम इन, बट उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट रुक जाइए, बाहर बैठी। तो मैं बाहर आकर के 2 मिनट बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा मुझे बुलाया उन्होंने, बट उन्होंने नहीं बुलाया था, उन्होंने एक पियोन को बुलाया था, तो वहाँ पर वो अंदर गई। तो उसके बाद वो जो भी बात थी वो हो गई, फिर उन्होंने बोला हम आपको 2 मिनट बुलाते हैं। तो उन्होंने फिर 2 मिनट के बाद फिर से बेल बजाई, फिर से मैंने पूछा सर मे आई कम इन, तो इस तरीके से मैंने एंट्री ली और फिर मैंने इस डोर को था वो बंद किया एकदम आराम से। ठीक है, उसके बाद उनको सबको मैंने इंडिविजुअली विश किया, मैम को पहले किया, उसके बाद बाकी के जो 4 मेंबर्स थे, 4 मेल मेंबर्स थे, एक फीमेल मेंबर थी, तो फीमेल मेंबर को मैंने सबसे पहले किया, उसके बाद मैंने इंडिविजुअली सबको किया। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फीमेल मेंबर को विश करने के बाद सबको एक साथ विश कर दिया जाए तो चलेगा। जी कुछ भी चलता है वहाँ पर, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न तो है नहीं किसी चीज़ का, बट मैंने जो सही समझा मैंने किया, मैंने सबको इंडिविजुअली विश किया। गुड मॉर्निंग का टाइम था उस टाइम पर, तो मैं सबको गुड मॉर्निंग विश किया, सबसे पहले फीमेल मेंबर को, फिर उसके बाद सारे मेंबर्स को। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने किया। फिर मैं जाकर के उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप बैठ जाइए, तो मैं बैठा वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने मुझसे सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझसे ये बोली, जैसे ही मैं बैठा ना, तो मैं उस टाइम पे भूल गया कि है ना, बैठने का एक तरीका होता है कि हमें जब ब्लेज़र वगैरह को जो है बटन वगैरह खोल के बैठना चाहिए, इस तरीके से एक मतलब फॉलो करनी चाहिए ये चीज़। तो वहाँ पर मैंने नहीं सोचा ये सब कि ऐसा होगा, तो मैं जाकर के डायरेक्ट बैठ गया। तो सामने वाले जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ मतलब पूरे इंटरव्यू में उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू को कूल डाउन रखा, मतलब कूल रखा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ थोड़े बहुत ब्लंडर हो गए थे, बट सब सही उन्होंने ही रखा, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपने ब्लेजर के बटन खोलो, आराम से कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से इंटरव्यू दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने बटन वगैरह खोल के आराम से कूल होकर के बैठ गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने उनको अपना नाम बता दिया, ठीक है। उसके उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मैंने कहा सर 4 मेंबर्स। कह रहे कौन कौन है फैमिली में, मैंने बताया कि तो ऐसा था कि वहाँ पर जैसे सब कहते हैं ना कि मॉम का नाम पहले आना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं कि मॉम का नाम पहले लो, फिर फादर का लो, फिर अपने भाई बहन का लो। बट मेरे मुंह से डायरेक्ट निकला कि मेरा भाई, ठीक है। सबसे पहले मेरी जो बात निकली वो निकली कि मेरा भाई है घर में, और मैं हूँ, मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है। सबसे आखिरी मेरी मम्मी का नाम निकला, ठीक है। तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट मेरे भाई का नाम इसलिए निकला क्योंकि वो मेरे साथ इंटरव्यू में आया था, मतलब वो बाहर मेरा वेट कर रहा था। तो ऐसा होता है ना कि जो आपके साथ आया होता है उसका ध्यान आपको ज़्यादा रहता है। तो मैंने वहाँ पर बोल दिया कि मेरा भाई है, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला अच्छी है। तो उन्होंने फिर उससे पूछा कि पापा क्या करते हैं, मैंने बता दिया कि पापा ऐसे ऐसे करते हैं। कह रहे कहाँ पे रहते हो, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, मैंने बताया आगरा से, और कौन कौन सी जगह है, इस तरीके से मैंने सब चीज़ें उनको बता दी, उन्होंने जो जो पूछा मुझसे। उसके उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, इंट्रोडक्शन तो उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें पूछ ली बेसिक सी। तो उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे सर को ट्रांसफ़र कर दिया, जो इधर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ईयर गैप क्यों है, मतलब आपने 2021 में ग्रेजुएशन कर ली है और 2023 चल रहा है, तो आपने 2 साल क्या किया है। मैंने उनको बताया कि सर 2 साल मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो मैंने मेंशन इसको अपने इस वाले फॉर्म में नहीं किया था कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। कह रहे अच्छा ठीक है। तो कह रहे रिजल्ट नहीं आया अभी, मैंने कहा नहीं सर अभी रिजल्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया रिजल्ट, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का पता नहीं क्यों रिजल्ट लेट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं। तो मैंने उनको बताया करंट अकाउंट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सबको पता ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे करंट अकाउंट पर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी कि करंट अकाउंट पर बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। तो मैंने उनको बोला सर करंट अकाउंट पर कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं देती, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती करंट अकाउंट पर। तो कहने लगे अच्छा ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिस पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। मैंने सर करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने मुझसे दबाव डालने के लिए, मतलब थोड़ा डराने के लिए उन्होंने मुझसे बोला कि क्या पता मैं अपना जवाब बदल दूं कि इंटरेस्ट मिल जाता है, मैं ऐसे कह दूं। बट मुझे श्योर था मैं इस चीज़ को लेकर के कि करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो वहीं पर वो बात खत्म हो गई। वो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फिर मैंने ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन फिर से उसमें वैसा ही पूछा जैसा करंट अकाउंट में पूछा। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ कि ओवरड्राफ्ट में बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। तो मैंने बोला सर बैंक इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे क्यों देगी, सर बैंक तो वो ओवरड्राफ्ट को लोन की तरह ट्रीट करती है, तो वो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो बल्कि आपको इंटरेस्ट देती नहीं चार्ज करती है उस पर। तो वो इस बात पर थोड़े सेटिस्फाई हुए थे कि मैंने इस तरीके से उन्हें जवाब दिया, ठीक है। तो इतना ही उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने जो राइट हैंड पे सर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया, जो एक और सर थे। तो उन्होंने मुझसे बहुत ही अजीब एक क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे पूछा कि लाफिंग टैक्स क्या होता है। मैंने बोला ये कौन सा टैक्स है लाफिंग टैक्स, मैंने कभी मतलब अभी तक मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझसे क्या बोला था। लाफिंग बोला, लाफिंग पता नहीं, मैंने कोशिश भी करी, मैंने घर आके ढूंढा मैंने ऐसा कोई टैक्स होता भी है कि नहीं, होता ज़रूर होगा, बट उन्होंने मुझसे जो पूछा शायद मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक बार आप दोबारा मुझे बता सकते हैं कि आपने ये मुझसे जो पूछा ये क्या था, मतलब मैंने पूछा सॉरी सर मेरे को समझ में नहीं आया इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाफिंग टैक्स, तो मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं गैस कर सकता हूँ, बहुत ही मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़ मैंने वहाँ पर की, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि मैं गैस कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि गैस करो, तो ठीक है कोई गैस करने में कोई परेशानी नहीं। तो मैंने क्या बोला पता है, मैंने बोला कि सर उन्होंने बोला हाँ गैस करो। तो मैंने बोला सर हो सकता है लाफिंग पे कोई टैक्स हो, मतलब लाफिंग मेरा मतलब वहाँ पे हंसने से था, ठीक है। तो बीच वाले सर ने फिर से संभाला इस बात को कि मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, वो सब हंसने लग गए थे इस बात पर, सभी सारे मेंबर्स हंसने लग गए थे मेरी ये वाली बात पर, जो ब्लंडर मैंने कर दिया उस पर सब हंसने लग गए। तो बीच वाले सर ने मुझसे बोला अरे नहीं बेटा हंसने पर कोई टैक्स नहीं है, दिल खोल के हंसना चाहिए, और हंसने पे भी टैक्स लगवाओगे क्या, इस तरीके से उन्होंने मुझसे बोला। मैंने बोला नहीं सर सॉरी सर मेरे को मैं समझ नहीं पाया, मैंने इस तरीके से उनको बोल दिया। कह रहे नो नीड टू सॉरी। उन्होंने बोला कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उन्होंने मुझसे ये बोला बीच वाले सर ने। तो जबकि सवाल दूसरे सर का था, लेकिन जो उन्होंने मतलब सिंपैथी दी वो उन्होंने बीच वाले सर ने दी मुझको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि
लेफ्ट हैंड वाले जो सर थे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे, वो क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे, कॉमर्स वाले खास करके ध्यान रखना कि अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कॉमर्स से क्वेश्चन वो लोग पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि बैंकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है कॉमर्स से, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कॉमर्स के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन कि प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहाँ पर आता है। तो मुझे जितनी नॉलेज थी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन एक थोड़ा एक तरीके से विवादी क्वेश्चन है, होते हैं ना उस टाइप का है कि मतलब है ना, इस क्वेश्चन का जवाब ढंग का कहीं पर प्रेजेंट नहीं है। कोई कहता है एसेट में आता है, कोई कहता है लाइबिलिटीज में आता है, बट इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर ये है कि शेयर होल्डर्स फंड में जाते हैं प्रॉफिट और लॉस दोनों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर होल्डर्स के होते हैं। लेकिन मेरे मुंह से जो जवाब निकला वो था रिटेन अर्निंग्स। मैंने बोला रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट जो बचता है वो जा करके सेटल हो जाता है और वो हमारे लिए असेट होती है रिटेन अर्निंग्स। तो मैंने बोल दिया असेट्स में आता है। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला कि लॉस कहाँ आता है फिर मैंने बोला कि सर अगर असेट, मतलब मेरे मन में आई ये वाली, मैंने बोला नहीं वहाँ पर, मेरे मन में आया कि अगर असेट में प्रॉफिट आता है तो लॉस जरूर लाइबिलिटी में आता होगा। तो ये आंसर सही भी था। लॉस जो होता है वो लाइबिलिटी में ही आता है शेयर होल्डर्स फंड में, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स जो होता है लाइबिलिटी का पार्ट होता है, तो उसी में जाता है। बट वो मैं चाहता, मतलब उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि क्या आंसर है, तो मैंने फिर भी यही बोल दिया कि सर वो लाइबिलिटीज़ में जाता है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुमने गलत जवाब दिया या कुछ भी नेगेटिव उन्होंने वहाँ पर नहीं बोला। उन्होंने मतलब पॉजिटिवली दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया क्वेश्चन को, जबकि मुझे लग रहा था कि गलत ही आंसर है, ये सही आंसर नहीं था कि जो मैंने दिया कि असेट्स मतलब जो प्रॉफिट होता है वो रिटेन अर्निंग्स में जाता है, ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर मैम के पास क्वेश्चंस आते हैं, जो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैठी थी, तो वो मैम ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम ने पूछा जो मैं नहीं बता पाया। क्या पूछा आप मानेंगे नहीं, वो क्वेश्चन सबको आता होगा, आप ये देखेंगे ना तो अभी सुनेंगे तो सबको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन नहीं बता पाया, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, क्योंकि एकदम से ना मुझे याद नहीं आती चीज़ें, मतलब कोई नाम मुझसे पूछ ले, कोई जगह का नाम मुझसे कोई पूछ ले, एकदम से मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर हैबिट है, गलत हैबिट है, नहीं होनी चाहिए ये चीज़। तो उन्होंने मुझसे पूछा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। सबको पता है ये चीज़ वाशिंगटन डीसी में है, बट मुझे उस टाइम वाशिंगटन डीसी याद नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, लंदन में है, फ्रांस में है, बहुत सारे मतलब अलग अलग हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो उस टाइम में मुझे याद नहीं है, मेरे मुंह से गलती से लंदन निकल गया, ठीक है। और वहाँ पर हालत मेरी ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने गलत जवाब दे दिया है, क्योंकि मैं बोल चुका था, तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता था अपने आंसर को, मतलब मैं नहीं बोल पाया वहाँ पर कि मुझे अपना जो आंसर है उसको रिवाइज़ करना है, तो नहीं बोल पाया मैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन उसी पर पूछा कि वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका था तो मैं थोड़ा घबरा गया। तो वर्ल्ड बैंक का उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेसिडेंट कौन है, जिसका नाम अजय बांगा है, जो कि अभी रिसेंटली बने थे, मैंने पढ़ा भी था इनके बारे में, बट मुझे उनका नाम ही नहीं याद आया वहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर मैंने उनसे बोल दिया सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इनका, मतलब जो उनका नेम है। तो कह रहे कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि चलिए बताइए कि सिबिल क्या होता है। तो मैंने उनको बता दिया कि सिबिल मैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जो ट्रैक रखती है, हमारे क्रेडिट रिपोर्ट रखती है हमारी, कि हमने किस तरीके से लोन का रीपेमेंट वगैरह किया है, वो मैंने बता दिया उनको, ठीक है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि कितने तरीके के सिबिल्स कंपनीज हमारे, मतलब जो सिबिल को कैलकुलेट करती है, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री को करती है, वो चीज़ बताओ कितनी कंपनीज है। मैंने बताया मैम 4 कंपनीज, उनके नेम मैंने उनको बता दिए, ये चीज़ सही हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब क्वेश्चन मैम ने पूछे। उसका मैम ने पूछा कि जीएसटी के बारे में बताओ, जीएसटी क्या होती है, जीएसटी के बारे में बताओ, और जीएसटी क्या होती है ये बताओ, जीएसटी के टाइप्स बताओ। उन्होंने 3 क्वेश्चन मुझसे साथ में पूछ लिए। तो मैंने सबसे पहले उनको बताया कि जीएसटी कब लागू हुई थी और जीएसटी कब आई थी, कौन लेकर के आया था, प्राइम मिनिस्टर लेकर के आए थे, ये सब मैंने बातें उनको बता दी। जीएसटी क्या होता है, एक कॉन्सोलिडेटेड टैक्स होता है जो कि सभी टैक्सेस को हटा करके लगाया गया, वो चीज़ मैंने उनको वहाँ पर हिंदी में ही सब मैंने चीज़ें जवाब दी। लैंग्वेज वहाँ पर बिल्कुल बैरियर नहीं था, आप हिंदी में जवाब दो, कोई परेशानी, वो भी हिंदी में ही पूछ रहे थे, तो मैंने हिंदी में बताया। वैसे मैं प्रिपेयर करके गया था कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलूँगा, बट बायलिंगुअल होने से अच्छा ये है कि आप हिंदी बोलो तो ज़्यादा बढ़िया है, तो मैंने वहाँ पर हिंदी का यूज़ किया और उनको सब जीएसटी के बारे में बताया। जीएसटी के टाइप के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि, तो मैंने उनको बताया 3 तरीके की जीएसटी होती हैं, सीजीएसटी होती है, एसजीएसटी होती है और आईजीएसटी होती है। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, तो मैंने उनको बता दी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ, और स्टेट जीएसटी की बता दी। बट आईजीएसटी की फुल फॉर्म ना मेरे मुंह से गलत निकल गई, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट मैंने गलती से बोल दिया इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर वो इंटरनेशनल पे भी सभी लोग जो थे वो हंसने लग गए, अरे इंटरनेशनल नहीं होती बेटा, उन्होंने मुझसे बोला। फिर मैंने बोला सॉरी सर, मेरे को एकदम याद नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला बेटा इंटीग्रेटेड होती है, तो उन्होंने मुझे बताया ये वाला जवाब, तो मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। तो इस तरीके से मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आईजीएस, मतलब आंसर सही देते देते भी ना मैंने गलतियां बहुत सारी कर दी उसमें इंटरव्यू में बीच में।
और ये इंटरव्यू बहुत शॉर्ट चला था, बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं चला था मेरा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो मैंने उनको बताया प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सब मैम के क्वेश्चन थे। उन्होंने पूछा कि कितने टाइम में हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना होता है, तो मैंने उनको बताया मैम 1 ईयर में करना होता है, 1 ईयर के बाद हम उसको नहीं रख सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इतनी बात हमारी चली मैम से, ठीक है। उसके बाद फिर बीच वाले सर पे दोबारा आया, तो सर ने बोला तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। मैंने उनको बताया सर मेरी हॉबीज़ हैं 3। सर मेरी 3 हॉबीज़ हैं, कौन कौन सी मैंने उनको बताई। मैंने बताया कि मेरी सिंगिंग हॉबी एक मतलब मेरी सिंगिंग है एक हॉबी, और मैं गिटार बजाता हूँ, तो मैंने उनको ये बताया कि प्लेइंग गिटार। और तीसरा मैंने बोला कुकिंग, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो उसके बारे में मैंने उनको बताया। तो उन्होंने पूछा कि गिटार कैसे बजाते हो, मतलब सिंगिंग के साथ बजाते हो। मैंने कहा यस सर, जो गिटार होता है मैं सिंगिंग के साथ वाला अलॉन्ग विथ सिंगिंग गिटार बजाता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि तो उन्होंने पूछा कि कुकिंग क्यों सीखी, कुकिंग तुम्हारे मतलब की कौन सी चीज़ है, मतलब ये तो फीमेल्स के लिए होती है, कुकिंग का क्या पर्पस है तुम्हारी लाइफ में। मैंने बोला सर आगे फ्यूचर में जब मैं अकेला रहूँ, ये वाली कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी चली थी हमारी, शायद यही मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन के निकली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुकिंग की तुमको क्या ज़रूरत है, शादी कर लेना, वाइफ बना देगी खाना, कुकिंग का कोई इतना ज़्यादा तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला नहीं सर, ये एक ऐसी स्किल है जो हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कई बार ऐसा होगा कि हमें अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी, तो हमें वहाँ पर रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमें एटलीस्ट कुकिंग आनी चाहिए। जबकि सब जगह काम वगैरह वाले जो करने वाले होते हैं वो मिल जाते हैं, बट एक जो ये स्किल होती है ना अपने हाथ का खाना बना के खाना, तो सर वो मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी स्किल है, तो वो होनी चाहिए। कह रहे अच्छा। तो कह रहे शादी के बारे में क्या सोचते हो आप। मैंने कहा सर शादी जब होगी तब होगी, उससे तो मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि एकदम जॉब लगेगी तो शादी वगैरह, ऐसा कुछ सर मेरे प्लान नहीं है। तो कह रहे अच्छा। कह रहे तो अगर शादी हो जाएगी तो फिर क्या कुकिंग करना बंद कर दोगे। मैंने बोला नहीं सर, शादी के बाद मैं कुकिंग चालू रखूँगा। और कह रहे कि अच्छा तो वाइफ आ जाएगी तो वो क्या करेगी तुम कुकिंग करोगे तो। मैंने बोला सर वो कुकिंग करेगी मैं उनका साथ दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने बोला साथ नहीं देना पड़ेगा बेटा, पूरा तुम्हें बनाना पड़ेगा। सर ने बीच वाले सर ने मुझसे ऐसे बोला, कह रहे आज का टाइम ये है कि फीमेल्स डोमिनेंस चल रहा है, तो भाई तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, बना लोगे। मैंने बोला सर बना लूंगा। तो ये वाली कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत अच्छी चली थी, इसमें सब खुश भी हुए थे, सब लोगों के चेहरे पर स्माइल थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे से गलतियां इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हुई, जो ब्लंडर मैंने किए, जो लाफिंग टैक्स था या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी था, जो गलतियां मुझसे हुई ना, वो यहाँ पर रिकवर हो गई एक पॉइंट पे आकर के। इसके बाद मेरा इंटरव्यू यहीं तक चला था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाइए, मतलब इस तरीके से। तो मेरे साथ फिर जाते जाते क्या हुआ कि जाते जाते मैंने ना सब कहते हैं कि थैंक यू एक बार बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच, इस तरीके से मैंने इंडिविजुअली सबको थैंक यू बोला, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्नर मैंने सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस तरीके से बोलकर, जबकि वो थोड़ी ऑकवर्ड चीज़ हो गई थी वहाँ पर, बट मैंने सबको थैंक यू बोला। ऑकवर्ड नहीं, मतलब सब नॉर्मली चला था, थैंक यू मैंने सबको बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू इस तरीके से सबको बोल करके वहाँ पे एकदम आराम से मैं निकला। डोर वगैरह मैंने प्रॉपरली क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद इतना ही चला इंटरव्यू मेरा। लगभग मैंने बाहर जो मेरे साथ फ्रेंड्स वगैरह बैठे थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू काउंट किया था, लगभग 7.5 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। 7.5 से 8 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताई है, ठीक है। 8 मिनट के अराउंड मेरा इंटरव्यू चला था, 7.5-8 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ही चल रहा था सबका। 8-10 मिनट से ज़्यादा किसी का नहीं जा रहा था। मेरे बाद वाले का भी 10 मिनट्स चला था, उसका काफ़ी लंबा चला, उसके साथ काफ़ी ब्लंडर्स भी हुए थे, बट सिलेक्शन उनका भी हो गया। मतलब हमारा जो पैनल था उन्होंने नंबर सबको अच्छे दिए, क्योंकि एक पैनल होता है ना वो सबको अच्छे अच्छे नंबर ही देता है, तो उसी वही पैनल हमें गॉड ग्रेस से मिल गया था। क्योंकि मेरे आपको पता है मैंने मेंस का स्कोर कार्ड डाला है, मेरे मेंस में सिर्फ 8.5 नंबर ऊपर थे, 8.5 ही मेंस में मेरे कट ऑफ से ऊपर थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैंने डाला था, ईडब्ल्यूएस और जनरल की सेम गई थी कट ऑफ मेंस की, तो 8.5 नंबर ऊपर मेरे आए थे। तो मुझे इंटरव्यू में 81 मार्क्स मिल गए, जिसके चलते मेरी जो नंबर थे वो जनरल से भी ऊपर आए थे, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में जो फाइनल कट ऑफ बनती है, ईडब्ल्यूएस की और फाइनल कट ऑफ में जनरल की में 2 नंबर का अंतर होता है, तो मुझे मेरे उससे जनरल वाली कैटेगरी से ज़्यादा ही नंबर मुझे इंटरव्यू मिल गए, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ गए, तो फाइनल रिजल्ट मेरा सही बन गया और मुझे आर्यवर्त बैंक में सिलेक्शन मिल गया। तो मेरा ये था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और ईजिली उसके बाद रोकते नहीं है वो आपको, इंटरव्यू देके आप तुरंत निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यही था मेरा पूरा, और इस तरीके से इंटरव्यू चला। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। जबकि मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे ऐसा लगता है कि ना इंटरव्यू बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि नॉलेज वो हमारी चेक कर चुके हैं, ये बात अब मुझे पता चल गई। क्योंकि जब तक मेरा रिजल्ट फाइनल नहीं आया था ना, तब तक मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैंने इतने ब्लंडर किए थे ना, मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। बट पता नहीं कैसे मुझे अच्छे पैनल मेंबर्स मिल गए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्कोर दिया, ठीक है। तो उस चक्कर में मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इतना ही था पूरा एक्सपीरियंस मेरा। आई होप कि आपको इससे कुछ सीख मिली होगी कि अगर ब्लंडर हो भी रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर ये IBPS का आपका इंटरव्यू होगा,
SBIPO का इंटरव्यू आगे है, तो मेरा तो नहीं है SBIPO, क्योंकि मेरा क्लैश हो गया था, प्रीलिम्स ही इंटरव्यू से ही क्लैश हो गया था, तो मैं नहीं दे पाया था उस टाइम पर SBIPO। बट IBPS PO का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो वो आएगा तो देखते हैं इसका क्या रहता है। बाकी बहुत अच्छा मुझे इससे एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छी सीख मिली कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि अगर उनका इंटरव्यू ख़राब भी चला गया ना, तो इंटरव्यू मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मेहनत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द SBIPO इंटरव्यू एंड GD और GE जो भी वहाँ पर होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। ठीक है, और घबराना बिल्कुल मत। लेकिन SBI का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है, तो उसका एक्सपीरियंस भी मुझे कहीं से मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मैं तो खुद नहीं जा पाऊँगा देने। ठीक है, तो आई होप आपको ज़रूर इससे कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।